नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको महिलाओं से दुर्व्यवहार से जुड़ी कानूनी जानकारियां देंगे। दरअसल महिलाएं हमेशा से यौन शोषण और हिंसा का शिकार रहीं, चाहे घर हो या फिर दफ्तर या फिर सार्वजनिक स्थल, हर जगह वो निशाने पर रहती हैं। आजकल कुछ खबरें भी आ रही हैं जहां पर प्लेन या फिर ट्रेन में भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। छेड़छाड़ का तो वो शिकार होती ही रही हैं। इस संबंध में कानून भी हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। जरूरत है जागरूकता की। आज हम आपको महिलाओं से दुर्व्यवहार से जुड़ी कानूनी जानकारियां देंगे और जानकारी देने के लिए कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अक्षय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय जी, आपको महिलाओं से दुर्व्यवहार से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों से अपील करते हैं और साथ ही आज का सवाल भी आपको बताते हैं कि आखिर महिलाओं के साथ प्रताड़ना को लेकर दुर्व्यवहार से जुड़ी क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके जहन में चल रहा है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर इस मसले से जुड़े कोई भी शंका आपके जहन में चल रही है तो आप बेझिझक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। नंबर जो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 0120-612-7937, 0120-6172938। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। इस शो के माध्यम से आप भी अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं और साथ ही आज के विषय से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान लगातार जुड़े हैं। मैं अक्षय जी आपके पास आऊंगा। ट्रेन या फिर प्लेन में अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो तो इस तरह की पीड़िताओं को किस तरह से शिकायत करनी चाहिए? अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा एपीएन न्यूज चैनल का, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मेरे व्यूज लेने चाहे। मैं अब आता हूँ आपके सवाल पे। जैसा कि आपने कहा कि ट्रेन में या प्लेन में किसी तरह का अगर दुर्व्यवहार होता है लेडीज के साथ, वुमेन के साथ, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेन और प्लेन वन ऑफ द सेफेस्ट मोड है ट्रैवल करने के। अगर हम पहले ट्रेन की बात करें तो ट्रेन के अंदर बहुत सारी इस तरह की फैसिलिटीज हैं, बहुत इस तरह की एप्स आजकल में आ चुकी हैं जिसमें आप बैठे बैठे भी कोई भी कंप्लेंट किसी को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं छोटा सा आपको बात बताऊं तो अगर आप किसी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में जैसे कोर्ट अटेंडेंट्स होते हैं, ट्रेन में आपके पास गार्ड की फैसिलिटी होती है, आरपीएफ ऑफिसर्स की फैसिलिटी होती है जो पूरी जर्नी में आपके साथ रहते हैं। आप कभी भी उनको कहीं पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मैं प्लेन की बात करूं तो प्लेन में आपके पास प्लेन का क्रू मेंबर है, पायलट्स हैं, आप किसी को भी किसी भी तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, अगर आप ट्रेन या प्लेन से उतर के कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद, तो भी इस तरह की फैसिलिटी है जिसको हम बोलते हैं जीरो एफआईआर। अगर आपने कहीं पे भी कोई कंप्लेंट करनी है, अगर कोई एयर के अंदर आपके साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, मूविंग ट्रेन में आपके साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो जो भी जिस डेस्टिनेशन पे आप उतर रहे हैं वहां पे भी जाकर आप उसकी लोकल पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिशियल्स के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसको हम जीरो एफआईआर का नाम दे देते हैं। जी, इसमें सीमा किसी तरह की कोई बाधा तो नहीं होती? दरअसल अक्सर इस तरह के मामले आते हैं जहां पीड़ितों की तरफ से कहा जाता है कि भाई, वो कहते हैं कि ये तो हमारे थाना क्षेत्र की हद से बाहर है, आप फला इलाके में जाकर एफआईआर दर्ज कराइए। अगर ऐसी सूरत बनती है तो क्या ऑनलाइन कंप्लेंट करने की व्यवस्था है, और अगर है तो उसका कितना फायदा होता है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अक्सर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को किसी भी ऑफेंस में डालने से या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने से टलने के कारण मतलब इस तरह से ऐसी कोई भी स्टेटमेंट्स देते हैं। यूजुअल कोर्ट्स में कहीं पे भी आप कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। बेसिक यही रहता है, जो ज्यूरिसडिक्शन का कंसेप्ट है वो तब है अगर आपका कोई क्राइम उस पर्टिकुलर उस ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है। लेकिन अगर कोई मूविंग प्लेन में या मूविंग ट्रेन के अंदर अगर कोई क्राइम या कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो वहां पे एक जीरो एफआईआर की फैसिलिटी रहती है, जो कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं उतरने के बाद डेस्टिनेशन पे।
और आपने जैसे ऑनलाइन कंप्लेंट की बात की, तो आप अपने मोबाइल से, आप अपनी मोबाइल ऐप से ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी भी पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है जी। तो ऑनलाइन अगर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उस पर भी उम्मीद कर सकते हैं लोग कि इंसाफ होगा और जल्द होगा, या फिर टाइम बीइंग प्रोसेस ज्यादा होता है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर तरह की जो कंप्लेंट्स हैं उस पर तुरंत एक्शन होता है। अगर मैं अपने दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के अंदर हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत सतर्क है, क्योंकि ये बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। सेंटर इसको कमांड कर रहा है, तो जहां पे भी सेंटर का है वहां पे तो देखिए, मैं खुद बीइंग अ काउंसिल मतलब इस तरह से बोल सकता हूं कि बिल्कुल मुस्तैद है जो पुलिस है। बाकी अगर किसी स्टेट में चले जाए तो वहां पे पर्टिकुलर स्टेट का कैसा कंसर्न रहता है वो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अदरवाइज इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी खबरें भी अक्सर ये आती रहती हैं कि होटल या फिर लॉज में गुप्त कैमरों से औरतों की तस्वीरें ली गई। इसके दोषियों को किस धारा के तहत और क्या सजा का प्रावधान है और जुर्माने की क्या व्यवस्था? जी देखिए, जो अभी आपने बात की, अगर कोई गुप्त तरीके से कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई किसी तरह की पिक्चर्स कोई वुमेन की कोई लेता है या देखता है, ये सब चीज प्राइवेसी के दायरे के अंदर आती है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है राइट टू प्राइवेसी का। और ये राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारे पास कई आईटी एक्ट के ऐसे प्रोविजंस हैं जो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके अंदर सेक्शन 72, सेक्शन 67, सेक्शन 85 ये सब चीजें आती हैं, जिसमें कहीं पे भी अगर प्राइवेसी में कहीं पे भी ब्रीच होता है तो तुरंत एक्शन होता है इस पे। और जैसे कि आपने सजा का कहा, तो इसके अंदर बेयर मिनिमम 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। आज साइबर क्राइम की दुनिया में भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की तमाम घटनाएं सामने आती हैं। अगर ऑनलाइन किसी तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो इस तरह के मामलों को किस तरीके से निपटा जाता है और क्या कदम उठाना चाहिए अगर किसी महिला के साथ इस तरह होता है? जी देखिए, आज से पहले भी मैं आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से मैंने साइबर क्राइम के ऊपर एक मेरा इंटरव्यू हुआ था, जिसमें कहीं पे भी महिलाओं के ऊपर किसी भी तरह की साइबर टिप्पणी, किसी भी तरह का कोई व्हाट्सएप चैट, किसी भी तरह की कोई ईमेल या कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो हमारा जो आईटी एक्ट है 2000 का, आईटी एक्ट ईयर 2000 का, तो उसके अंदर फॉल करते हैं। उसके अंदर वेरियस प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके अंदर हम शिकायत कर सकते हैं, उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर जो फाइन का प्रोविजन है वो 1-1 लाख तक का है, जिसमें एक थोड़ा सा डेटरेंट इफेक्ट आता है। जो भी कोई क्राइम करता है कि भाई अगर इस तरह का वो कोई क्राइम करेगा तो उसको एक भारी एक पेनल्टी और फाइन पे करना पड़ेगा। जी। जैसे कुछ इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं जब कहीं समाज के डर से महिलाएं चाहती हैं कि कम से कम इस मामले को दबा लिया जाए ताकि समाज में उनकी और उनके परिवार की बदनामी ना हो, लेकिन कई ऐसे किस्से भी सामने आए जब ऑनलाइन ब्लैकमेल करने की भी धमकी दी जाती है और ये कहा जाता है कि भाई हमारे पास तो वीडियो है, वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। तो इस तरह के जो मामले होते हैं वो किस श्रेणी में रखे जाते हैं? ये जिस तरह के मामलों की आप बात करें ये सब आईटी एक्ट के अंदर आप फॉल करते हैं। आईटी एक्ट की अगर मैं सेक्शन 67 की बात करूं तो वहां पे वीडियो क्लिप से रिलेटेड हमें प्रोविजन मिलते हैं, जिसके अंदर ये मेंशन किया होता है कि भाई कहीं पे भी कोई भी इस तरह का वीडियो, ऑडियो क्लिपिंग जो कि किसी की अनऑथराइज्ड या किसी की बिना परमिशन के कोई चीज बनाई गई है, वो सारे यहाँ पे फॉल करते हैं, जिसके अंदर आपको एक्शन लेने का पुलिस को और साइबर क्राइम को पूरा हक है। और आप कहीं पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं और फौरन एक्शन लिया जाता है इन सब चीजों पे। और ये बहुत एक डेटरेंट मतलब पनिशमेंट का काम करता है। चले, बिल्कुल बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे और महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा कानून देता है इस तरह के मामलों से निपटने के लिए। देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन और हम बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की। अगर उनके साथ छेड़खानी की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है
तो इस पर कानून क्या कुछ कहता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हम दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर कोई सवाल इस विषय से संबंधित आपके जहन में है, तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक दर्शक दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए और सवाल कीजिए। आदित्य दिल्ली से हमारे साथ हैं। आदित्य जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, और जैसा कि आपने अपने शो में प्लेन और ट्रेन के बारे में चर्चा की, लेकिन जो लोकल ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि बस हो गई, सरकारी बसें वगैरह हो गई, तो वहाँ पर ऐसी कुछ व्यवस्था जो है, कुछ बुक वगैरह नहीं उपलब्ध रहती है जिससे हम शिकायत अपनी कर पाए, और कई बार लोग भी नजरअंदाज कर देते हैं जो स्टाफ होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? अक्षय जी, क्या जवाब देंगे? जी, जैसे कि दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जो कि दिल्ली से ही हैं, मैं खुद भी दिल्ली से हूँ। जितना मैं जानता हूँ बसेस के रिगार्डिंग, बसेस में एक मार्शल की सुविधा प्रोवाइड की थी जब आम आदमी पार्टी आई थी। अब अगर मार्शल की सुविधा वहां पे अवेलेबल है तो आप एक तो मार्शल को कंप्लेंट कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे हमने पहले भी बात की कि जब कोई मूविंग व्हीकल में आपके साथ कोई क्राइम होता है तो आप जहां पे उतर रहे हैं, जो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, आप डेस्टिनेशन पॉइंट पे भी जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप अपने फोन से या ऐप से वहीं पे आप कॉल कर सकते हैं लोकल पुलिस को। देखिए, दिल्ली का मैं इसलिए आपको बेटर बता सकता हूं क्योंकि दिल्ली के अंदर पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी मैं मानता हूं और स्टेट्स के कंपैरिजन में जी। और दिल्ली के अंदर एक कॉल से आपकी तुरंत सहायता के लिए दिल्ली पुलिस आ जाती है। लेकिन अगर दिल्ली के बाहर की अगर बात की जाए, जैसा उनकी चिंता भी दीपक जी की थी कि अगर आदित्य जी की कि अगर दिल्ली के बाहर मान लीजिए कहीं पर इस तरह के केसेस होते हैं, क्या आपको लगता है कि जो आम जनता जो कि सरकारी बसों से ट्रैवल करती है या फिर जो लोकल ट्रैवलिंग के जो भी माध्यम होते हैं उनसे करती है, आपको लगता है कि उनकी सुनवाई जल्द होती है, आसानी से होती है और उनको इंसाफ समय पर मिलता है? देखिए, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली का एग्जांपल मैं बार बार आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंटर के कंट्रोल में है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर डायरेक्टली कॉल करती है। कहीं पे भी कोई यूटीज है वहां पे भी सारी पुलिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। जहाँ पे सेंटर का कंट्रोल आता है वहां पे एक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है। जहां पे कहीं पे स्टेट्स की बात करते हैं वहां पे जो स्टेट में पुलिस की अथॉरिटीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब उस स्टेट में उस गवर्नमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, किस हिसाब से हैं, वो हर स्टेट टू स्टेट अपना मैटर करता है। बाकी मेरा अपना मानना है कि पुलिस एक ऐसी बॉडी है जो कि हर टाइम पे एक्टिव रहती है। चले, बिल्कुल जो आपने जवाब दिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़े थे, उम्मीद करते हैं कि उन्हें उनके सवाल का वाजिब उत्तर ज़रूर मिला होगा। और बाकी दर्शकों से भी अपील करते हैं कि इस विषय से संबंधित अगर कोई भी शंका आपके जहन में चल रही है, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान अक्षय वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर, जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए और इस विषय पर आपको जागरूक करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि अनिच्छा जाहिर करने के बावजूद अगर कोई पुरुष अगर स्त्री से संपर्क करने की कोशिश करे या फिर इसके लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है या निगरानी करता है, या तो ये स्त्री का पीछा करने का अपराध होगा? क्या कार्रवाई हो सकती है ऐसे मामलों में? देखिए, आपने इसके अंदर दो तीन चीजें ऐड कर दी। एक तो आपने कहा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी किसी भी तरह का संबंध बनाने की कोशिश करे। अगर हम खाली इस चीज को लें तो वो डेफिनेशन ऑफ रेप के अंदर काउंट होती है जी। इवन अगर एक मैरिड कपल है, हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, वाइफ उसको डिनाई कर रही है, तब भी अगर वो एक्टिविटी होती है तो वो एक मैरिटल रेप का एक डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगी। अब बात करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी चीज से हस्बैंड वाइफ को फॉलो कर रहा है या कोई मतलब मेल मेंबर फीमेल को फॉलो कर रहा है, तो वो सब हमारे आईटी प्रोविजंस जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे वो सब उनके अंडर फॉल करेंगे। और जैसा जैसा एक अननोन पर्सन एक उसके दायरे में आता है वैसे ही उनके साथ भी पूरी की पूरी एप्लीकेबल होंगे जो हमारे इंडियन लॉज है और आईटी लॉज है। दफ्तर में छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न की घटना से कैसे निपटे महिलाएं? अक्सर इस तरह के मामले आते हैं जो कई बार ऐसा होता है कि शिकायतें दब जाती हैं। वही कहा ना कि समाज के डर से शिकायत करने से
बचने की कोशिश कर जाती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि ये उत्पीड़न लगातार और बढ़ता जाता है। क्या करें ऐसी महिलाएं? देखिए, ये जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, ये चीज बेसिकली आप ईव टीजिंग की बात शायद करना चाह रहे हैं जी, कि ईव टीजिंग से इस तरह का है। देखिए, ईव टीजिंग के मामले बहुत रहते हैं जिसमें जो मन चले होते हैं वो अपने हिसाब से, मतलब किसी को भी छेड़ दिया, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार कर दिया, किसी से भी बदतमीजी कर ली। तो इन सब चीजों के लिए हमारे कानून में सख्त प्रोविजन दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 354 है एक हमारा आईपीसी का, जिसमें मोलेस्टेशन के अगेंस्ट मतलब आप एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं और उस पे तुरंत एक्शन होता है और जिसके अंदर जल्दी जल्दी बेल नहीं होती है। पहले ये जो प्रोविजन था ये बेलेबल बनाया गया था, लेकिन अब ये प्रोविजन बेलेबल नहीं रहा। इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली कोर्ट में जाकर भी बेल मिलेगी, पुलिस आपको इसमें बेल नहीं दे सकती। जी, अगर घरों की बात की जाए, जैसे आपने कहा कि इसमें तमाम चीजें हैं, मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि तमाम दर्शक ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे कि जिन कानूनों का आपने जिक्र किया कि इनका इस्तेमाल कर आप इंसाफ जरूर पा सकते हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि काफी व्यापक तौर पर परिवर्तन हुआ है, इस तरह की घटनाएं रुकने में कामयाबी मिली है, या आपको लगता है कि अभी भी तमाम अड़चने हैं, कुछ और बदलाव की जरूरत है? देखिए, ये जो बदलाव जो चाहिए ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में लाना है, जिसमें कि जितने लोग पढ़ेंगे, जितने ये लॉज को जानेंगे, तभी वो चीज अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ पे ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है वहां पे ये लॉज का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि लॉज को बताने के लिए अब जैसे आपके जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, ये सब जगह अवेलेबल तो है, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं, कितना ये सब चीजें वो देखते हैं, कितना मानते हैं, कितना सोचते हैं और कितना फॉलो करते हैं। आप दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में मतलब मैं कहूंगा कि जो पब्लिक है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो हर चीज को फॉलो करती है, हर चीज को मानती है, समझती है। लेकिन दिल्ली से बाहर जाके ये चीजों में थोड़ी सी रेशो कम हो जाती है। रीजन उसका एक ही है कि भाई लिटरेसी, जितनी ज्यादा लिटरेसी रहेगी लॉज के रिगार्डिंग, उतना ज्यादा ही हमें इस सब चीजों में बेनिफिट मिलेगा। चलिए, घरों में महिला के खिलाफ परिवार के सदस्य अगर हिंसा करें तो महिला कैसे शिकायत करे, कहाँ करे? यानी डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़े मामलों में किस तरह से राहत पा सकता है पीड़ित? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा एक एक्ट बनाया था 2005 में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी जी। इस एक्ट के तहत हर तरह की फैसिलिटी जो वुमेन है उसको देने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर उसको रेजिडेंस, कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, जिसमें रेगुलर उसकी इनकम कि भाई वो कैसे अपना डे टू डे भाई बेसिस पे अपना गुजारा करेगी, ये सब चीजों के प्रोविजंस हैं। सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आप पिटीशन फाइल करते हैं तो कोर्ट इंटरिम मेजर्स के तौर पे इंटरिम ऑर्डर्स पास कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस एंड ऑल, जिसमें क्या है कि मेंटेनेंस एक बार आपकी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, आगे का जो केस है वो आपका चलता रहता है जी। और इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज है वो है मीडिएशन की। जितने भी इस तरह के मैटर्स हैं उसमें मीडिएशन जो है मैंडेटरी कर दी गई है कि भाई कोई भी दो पार्टीज अगर एक टेबल पे बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं 90% चांसेस होते हैं कि वो कहीं समझौते पर आ जाएंगी। जहां पे उनका ये सेटलमेंट हो गया तो इस तरह की एक्टिविटीज कम हो जाती हैं। इन केस अगर वो 10% की कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनका कोई भी कॉम्प्रोमाइज या सेटलमेंट किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है या नहीं हो पा रहा है, तो उन केसेस में क्या है, ये सब चीजें और ज्यादा सीवियर हो जाती हैं और इसमें सेक्शन 498A और ये सब धाराएं जुड़ते हुए एफआईआर तक की भी नौबत आती है और एफआईआर लॉन्च हो जाती है। चलिए, बिल्कुल, यानी कि महिलाओं के साथ अगर दुर्व्यवहार होते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की प्रताड़ना होती तो उनके पास कानून के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन जरूरत होती है जागरूकता की। आपके अधिकार क्या हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और यही वजह है कि हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हर दिन एक ऐसे विषय को आपके बीच में लेकर आते हैं जिस पर हम आपके सवालों के समाधान करने की कोशिश भी करते हैं और विषय से संबंधित जानकारियां भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानकारी ही तमाम समस्याओं को निपटाने में मददगार साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया अक्षय वर्मा जी, हमारे साथ जुड़े, आपने दर्शकों के सवाल का जवाब भी दिया और साथ ही विषय से संबंधित जानकारियां भी दी हैं। फिलहाल इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।